नमस्कार मित्रों, शंभू के तीर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंभूनाथ शुक्ल। आज मैंने दो तीन चीजें उठाने की कोशिश की है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि कानपुर में जिस पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा, उसके यहाँ अब तक लगभग 285 से 90 करोड़ रुपए तक कैश मिला है। इसके अलावा करीब 250 करोड़ रुपए का सोना चांदी आज सब मिले हैं। उसके विशालकाय मकान के बारे में भी आप लोगों ने पूछा हो, पता किया होगा। लेकिन सबसे खास बात है ये है कि ये आदमी खुद स्कूटर से चलता था और इसके पास सेंट्रो कार ही थी। सवाल ये पैदा होता है कि इसने इतना पैसा कमाया और उसका उपभोग तो किया ही नहीं। हम सब लोगों को बड़ा तरस आएगा जो अखबारों में छपा है कि साहब इसने पास स्कूटर से चलता था, इसके ऊपर थोड़ा बहुत लोन भी था और पता नहीं कैसे इसके पास इतना पैसा आया। कुछ लोग कहना है जो जिन्होंने उससे बात की कि भाई ये मैंने अपने पुश्तैनी सोना चांदी बेचा था तो मुझे इतना पैसा मिला। लेकिन इतना पुश्तैनी सोना चांदी भी नहीं हो सकता है कि 250 करोड़ 285 से 90 करोड़ हो सकता है, कल तक 300 करोड़ हो जाए, क्योंकि अभी तक उसकी यहाँ खोजबीन चल रही है। मिल जाए इतना कैश और इतना सोना चांदी अभी भी 200-250 करोड़ का मिल जाए, ये लगभग आसान नहीं है कि इतना किसी के पास होगा। लेकिन उसके पास इतना निकला तो अब वो पैसा लाया कहाँ से, इसमें कई तरह के संशय हैं। कुछ लोगों का विचार है कि शायद वो राजनीतिक दलों को वो पैसा बांटने के लिए राजनीतिक दलों ने उसके पास सुरक्षित रखाया हो, यानी वो राजनीतिक दलों का एक तरह से खजांची हो। पर किस दल का खजांची था ये अभी तय नहीं हो पाया है, क्योंकि जिसके बारे में अभी तक कहा जाता रहा कि वो समाजवादी दल का प्रवक्ता था या समाजवादी परफ्यूम निकाली, वो तो कोई और आदमी निकला। लेकिन अभी तक सब कुछ जांच के चीज़ें सामने नहीं आई हैं। पहले शुरू में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बाद में बहुत कुछ पलट भी दिया गया। तो अब ये पैसा अगर उसके पास था तो ये पैसा उसने खर्च क्यों नहीं किया, बाजार में क्यों नहीं लगाया? थोड़ा सा वो उपभोक्तावादी होता तो अपने लिए आलीशान कपड़े पहनता, आलीशान ढंग से रहता। मकान जरूर उसका विशालकाय है, लेकिन मकान ना तो उसका आनंदपुरी कानपुर वाला न कन्नौज वाला मकान ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे भव्य महल जैसा कहा जा सके। फिर भी उसके पास इतना पैसा निकला। इसका मतलब कुछ लोगों की आदत होती है बड़े सिंपल रहने के लिए और पैसा बचाने की भी। पैसा जाहिर है उसने कोई चोरी डकैती नहीं की है, ये तो नहीं कहा सकता कोई उसने चोरी डकैती नहीं की। कोई वो डकैत रहा हो, कोई बदमाश रहा हो, कोई फिरौती से पैसा वसूलता रहा होगा, लेकिन उसने पैसा कमाया। अब कैसे कमाया ये संशय में है। तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो कुछ लोगों का खजांची रहा होगा, क्योंकि पान मसाला उद्योग भी चलाता तो इतना पैसा, या फिर उसका कोई बहुत बड़ा पान मसाला उद्योग होता या परफ्यूम का उद्योग होता, ऐसा कुछ कभी नाम सुना नहीं गया। तो कहीं ना कहीं इसमें लोचा भी है मित्रों। अब अगर धन को लेकर सोचा जाए तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि जो अरबपति होते हैं इनका रहन सहन बहुत ही सादा होता है। हिंदुस्तान में एक व्यवस्था रही है कि अपना सादगी से काम चला लो, पैसा आने वाली पुश्तों के लिए जोड़ लो। लोग पैसा परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, पता नहीं कौन सा बच्चा कैसा निकले इसलिए जोड़ देते हैं और जीवन भर वो बहुत ही खराब स्थितियों में रहते हैं। कुछ ऐसा ही पीयूष जैन के साथ हुआ होगा अगर इतना पैसा निकल रहा है तो। लेकिन इसके साथ मैं कुछ और मिथक में चलूं, कहानी सुनाता चलूं कि लक्ष्मी के बारे में कहा गया है, कमला थिर न रहाए सब जाने यही कोय, पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए। यानी लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। आखिर वो पुरुष पुरातन यानी सृष्टि के सबसे पुराने पुरुष विष्णु जी की पत्नी है। पर अगर आज के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो कमला भी फिर उसी के पास रहती है जिसको पैसे को इन्वेस्ट करना आता है। यानी कमला यानी लक्ष्मी को बचाने के लिए, लक्ष्मी को घर में सहेजने के लिए आपको
पास थोड़ी बुद्धि भी होनी चाहिए, व्यवहारिक बुद्धि भी होनी चाहिए, तभी तो आप बचा पाएंगे। अगर व्यवहारिक बुद्धि नहीं है तो आप कैसे पैसा बचाएंगे? इसे बहुत जरूरी है कि आप के अंदर कुछ ऐसे तत्व हों कि उस पैसे को और दुगुणित करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाए, इसके लिए बुद्धि चाहिए। आमतौर पर व्यापारी के पास बुद्धि का अभाव नहीं होता। ये ऐसा व्यापारी दिख रहा है जिसके पास बुद्धि का अभाव है, पर ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है कि ये पैसा निश्चित तौर पे राजनीतिक दलों का होगा, क्योंकि इतना कैश वही रख सकते हैं और कोई कैश इतना रखेगा नहीं। और सामान्य या तो कोई भाई वो फिरौती वसूल करने वाला हो, या कोई सरकारी इतना बड़ा अधिकारी हो, जैसे एक IAS महोदय पकड़े गए थे मध्य प्रदेश में, उनके पास कई 100 करोड़ रुपया निकला था। तभी तो आदमी रखेगा इस तरह से। और फिर जब नोटबंदी हो गई तो वो पैसा रखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि उसके पास ये पैसा अलग अलग दलों के लोगों ने दिया होगा कि तुम रखो। इसको सरकार को अगर वाकई जो लोगों ने छापा मारा है, GST की टीम जो गई है, इस पर कोई न्याय संगत तरीके से विचार करना चाहिए। कई लोगों कमेटी बनाई जाए, तय करें, उससे पूछताछ करें कि भाई तुम तो बड़े फटीचर जैसे रहते थे, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, इतना कैश तुमने कैसे बचा लिया। भाई जिस तरह का हमारे यहाँ टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो कोई भी आदमी इतना पैसा नहीं बचा सकता। तो ये पता करना चाहिए। ये थोड़ा खोजबीन का विषय होगा और सरकारों को इसमें मालूम करना चाहिए। सरकार इनका मतलब है जो लोग छापा डालने गए, कोई मुख्यमंत्री महोदय, कोई प्रधानमंत्री महोदय इसमें नहीं कुछ करेंगे। इसको करने के लिए जो अधिकारी टीम छापा डालने गई वो पता करे कि उसके पास ये पैसा आया कहाँ से। जनता भी जानना चाहती है कि हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे पास 1.5 रुपया भी हमारे बैंक में होगा तो सब इनकम टैक्स वाले पूछताछ करते हैं, या हमारे पास कुछ कैश मिल जाए तो पूछताछ होती है कि आप कहाँ से लाए हो पैसा। 25 तरह से हमें तंग किया जाता है। लेकिन एक आदमी 300 करोड़ रुपया रख रहा और अभी तक सब कुछ अंधेरे में है। तो ये तो बताइए, ये तो GST वाले बताएं या इनकम टैक्स वाले बताएं, इतना पैसा वो कहाँ से लाया। ED वाले बताएं कौन उस पर छापा डाल रहा है और किसके कहने पे छापा डाला गया है, कैसे शक हुआ कि इसके पास इतना पैसा है। सब चीजें जनता के समक्ष आनी चाहिए, तब पता चलेगा कि इस तरह के लोग कितने अभी समाज में बैठे हुए हैं जो विभिन्न दलों का या विभिन्न लोगों का या विभिन्न तरह के असामाजिक तत्वों का पैसा रखते हैं। ये पता चलना चाहिए ना हम लोगों को, अभी तक नहीं पता है। तो ये मालूम करने के लिए सब चीज़ों का खुलासा करना पड़ेगा और मीडिया किसी तरह से मालूम करके बताए कि आखिर वो पैसा किसका था। सिर्फ एक व्यापारी का था, विभिन्न राजनीतिक दलों का था, या चोर बदमाशों का था, फिरौती वसूलने वालों का था। क्योंकि हमारे ही बगल में कोई आदमी रह रहा है इतना पैसा लेके, तो वो तो बड़ा खूंखार किस्म का आदमी मानना चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आया, इसकी तय तक जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा। तो मित्रों, आज का मैं एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। शंभु के तीर को, जैसा कि मैंने कहा है, अगर आप लोगों को अच्छा न लगता हो तो भी कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन जो है ना बहुत संतोषजनक नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।